everyone, I am Vipin Pal and I am a chemistry educator for the NEET classes and I have done my post graduation in chemistry from Asian International University. आज हम लोग पढ़ेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे और इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो रीमर-टीमन रिएक्शन को समझेंगे। जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म CH3 और NaOH, अगले स्टेप में डाइल्यूट HCl या फिर H3O+ ले सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोसिस के लिए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, तो बनता है सैलिसैल्डिहाइड। ये जो सैलिसैल्डिहाइड है इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, और ये हमारा फिनॉल था। ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है या फिर फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और NaOH, अगले स्टेप में डाइल्यूट HCl या H3O+ ले सकते हैं, तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड है या फिर इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। तो मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, पहले पार्ट की मैकेनिज्म समझेंगे ए वाले की, फिर बी वाले की मैकेनिज्म को समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में जो हमारा NaOH है वो टूट करके बनाएगा Na+ और OH-। इसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH- की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ टूटेगा, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जिस तरफ बॉन्ड टूटता है उस तरफ नेगेटिव चार्ज, अदर साइड पॉजिटिव, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और OH- इस H+ आयन को लेकर के वाटर को रिमूव करेगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइक्लोरोकार्बिन। इसके बाद यहाँ पर एक Cl- रिमूव होगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। इस डाइक्लोरोकार्बिन को अगर हम ध्यान से समझें, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बॉडी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉडी है। इसका मतलब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। डाइक्लोरोकार्बिन को हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये डाइक्लोरोकार्बिन 2 टाइप की होती है, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन और ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन। देखते हैं कैसे। इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम या तो ऐसे भर सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भर दें, या फिर ऐसे भर सकते हैं हुंड्स रूल के हिसाब से कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो इनकी जब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 समेशन ऑफ S+1। S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। इसका अगर स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन का +12 और दूसरे का -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे
देखेंगे 2 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब ये हमारी सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है, ये जो है सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है। और यहाँ पर देखेंगे इनका भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, फार्मूला है 2 समेशन ऑफ s प्लस 1। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ रहेगा, 2 प्लस हाफ इसका 1, तो प्लस हाफ 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ये जो है 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन है, ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन है। अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो हुंड रूल के हिसाब से ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरीन के पास हेलोजन है, तो 3 लोन पेयर इसके पास रहेंगे। तो इसके ये जो लोन पेयर है ये वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं कन्जुगेशन करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है वो ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन से ज़्यादा स्टेबल रहती है। ये सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन से ज़्यादा स्टेबल रहती है। अपनी मैकेनिज्म पर वापस चलेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में डाइक्लोरोकार्बिन बन गया जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। इसके बाद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, फिनॉल का जो एसिटिक एच है ये OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा। तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर NaOH होता, अगर यहाँ पर NaOH होता तो वाटर निकलने के बाद O माइनस Na प्लस बनता, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एज सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड स्टेप पे चलेंगे। स्टेप सेकंड में देखते हैं। स्टेप सेकंड में ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है इस पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखें तो O माइनस की वजह से इस पर प्लस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होंगे, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर पाई कन्जुगेशन की वजह से इस पर प्लस M, तो प्लस आई और प्लस M इसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बना रहे हैं। इसका मतलब है ये रिंग को, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब है बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेसिकली बात ये है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, वो रिंग में जाएंगे कन्जुगेशन करने के लिए। तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, तो यहाँ पर कार्बन का एक वैलेंसी खाली होगा, तो वहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में जाएंगे। इस तरफ बॉन्ड टूटता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, हम लोग समझे थे, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तो वहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो जाएंगे और ये इससे जुड़ जाएगा। अच्छा, जब इसके लोन पेयर यहाँ पर चले जाएंगे तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका मतलब इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। यहाँ पर CCl2 जुड़ जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके लोन पेयर लिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो बेंजीन रिंग है वो अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करेगा, तो रिगेन करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। रिगेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक होगा, तो इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों लोग डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से जो H प्लस रिमूव होगा, यहाँ से जो H प्लस रिमूव होगा वो जाकर के इसी से जुड़ जाएगा, CHCl2 बन जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटा है तो वहाँ O नेगेटिव हो जाएगा। O नेगेटिव
और जो यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ है वो यहीं पर आकर जुड़ जाएगा, इसका मतलब CH Cl2 बन जाएगा। यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन हुई है, एरोमेटिसिटी रिगेन हुई है, और यही हमारा स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड, यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन हुई है। यही जो है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये जो है यही हमारा इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं O माइनस Na+ करके, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में NaOH का जो OH माइनस है वो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बनेगा O माइनस CH OH। इसको हम लोग स्टेप 4 बोलेंगे। इसके बाद ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है ये अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH या एक कार्बन पर 3 OH दोनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। इस बात को हम लोग थोड़ा समझेंगे। सेम कार्बन पर 2 OH जुड़े हों या फिर सेम कार्बन पर 3 OH जुड़े हों, दोनों ही कंडीशन अनस्टेबल होती हैं। जैसे अनस्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर रिपल्सन है, उसके पास दो लोन पेयर है एक ऑक्सीजन पास, तो वो रिपल करते हैं लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। एक कार्बन पर 2 OH या एक कार्बन पर 3 OH दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं। यहाँ से जब हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे, यहाँ से जब हम लोग वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होगी एक कार्बन की, तो ये लोग डबल बॉन्ड बना लेंगे वाटर रिमूव करने के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, माने कि कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर भी हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, माने कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर 3 OH हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, 2 OH हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। तो एक कार्बन पर 2 OH या 3 OH दोनों ही अनस्टेबल कंडीशन होती है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, ठीक है। आगे समझेंगे। तो यहाँ पर जो अनस्टेबल कंडीशन आई थी, यहाँ पर जो अनस्टेबल कंडीशन आई थी उसमें क्या होगा, उसमें भी हम लोग वाटर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पर 2 OH थे, इसलिए कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद ये डाइल्यूट HCl से, उसके बाद ये डाइल्यूट HCl से H+ लेकर के बना देगा सैलिसिल्डिहाइड। ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड बन गया है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बना था, यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बना था उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में NaOH ब्रेक होकर के बनाया Na+ OH-, इसके बाद क्लोरोफॉर्म CaCl3 पर OH- अटैक करके वाटर निकाला, ट्राइक्लोरोकार्बन बना, उसके बाद Cl- निकाला तो डाइक्लोरोकार्बन बनाया। डाइक्लोरोकार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। फिनॉल से OH- बेस जो है उसका H- निकाल के वाटर निकाल लिया, अपना ऑक्साइड आयन बना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O- Na+। और सेकंड स्टेप में जो O- है उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा, तो लोन पेयर जो थे वो रिंग में जा रहे थे कन्वर्जन करने के लिए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था और इलेक्ट्रोफाइल पर ये नेगेटिव चार्ज गया या लोन पेयर गए, और यहाँ पर बॉन्ड बनने से एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस हो गई। अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी को रिगेन किया, रिगेन करने के बाद OH- ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक कार्बन पर 2 OH या एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल कंडीशन होती है, उसमें हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर को रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये कंपाउंड बना, इसके बाद डाइल्यूट HCl से इसने H+ लेकर के सैलिसिल्डिहाइड बनाया। तो ये मैकेनिज्म पहले पार्ट की थी। दूसरे पार्ट की मैकेनिज्म को समझेंगे। ये डाइक्लोरोकार्बन समझ में आया होगा। बी पार्ट की मैकेनिज्म को समझेंगे।
स्टेप फर्स्ट में NaOH जो है टूट करके बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। इसके बाद जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें से ये बॉन्ड जो है Cl की तरफ ब्रेक होगा, टूटेगा, तो Cl पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है। इसके बाद स्टेप फर्स्ट में जो हमारा फिनॉल है, अच्छा इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बोकैटायन है इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ठीक है। तो जो फिनॉल है OH माइनस बेस का जो OH माइनस है वो फिनॉल के एसिडिक एच को लेकर के वाटर बनाएगा, उसके एसिडिक एच को लेकर के वाटर रिमूव करेगा और यहाँ पर बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अगेन इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर पूरा OH माइनस का पूरा NaOH लिखते तो वाटर मूव करने के बाद यहाँ पर O माइनस Na प्लस के फॉर्म में लिखते। अगले स्टेप में देखेंगे, स्टेप सेकंड में जो फिनॉक्साइड आयन है इस पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखें तो O माइनस की वजह से ये प्लस आई और लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की वजह से, ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, जो कि इसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बनाएंगे। इसका मतलब है ये बेंजीन इनको एक्टिवेट करेगा और बेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बनेंगे तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बेसिकली बात ये हुई कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग में जाएंगे कन्वेक्शन करने के लिए, तो ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर जाकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस तरफ बॉन्ड टूटता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था CCl3 पॉजिटिव, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर इसके पास जाएंगे और इस स्टेप में एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। इस स्टेप में जब ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे तो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। अभी तक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे तो एरोमेटिसिटी थी, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो यहाँ से एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, CCl3 बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। तो एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए ये हमारा स्टेप थर्ड रहेगा। एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। यहाँ आ जाएगा O माइनस और यहाँ पर ये जो H प्लस था वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CCl3। इसके बाद जो OH माइनस है वो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से 3 NaCl निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन हुई थी, यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन हुई थी और ये हमारा रहेगा स्टेप 4। तो इसमें जो है यहाँ पर Cl की जगह 3 OH आ जाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है एक कार्बन पर 2 OH या एक कार्बन पर 3 OH दोनों ही अनस्टेबल वाली कंडीशन में आती हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है ये कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा,
लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में वाटर को रिमूव करते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा O माइनस COOH। इसके बाद ये डाइल्यूट HCl से H+ लेकर के सैलिसिलिक एसिड बना देगा। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। तो इस वाली मैकेनिज्म में ये जो है ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये जो बना हुआ है ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली मैकेनिज्म को एक बार फिर से समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में NaOH ने टूट करके बनाया Na+OH- और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड था CCl4 उसमें से एक Cl- निकला, तो ये बना ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बोकेटाइन, जो कि फिर से इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। और फिनॉल का जो एसिडिक है वो बेस की OH- साथ वाटर निकाला और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना, इसको लोग फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में जो फिनॉक्साइड आयन इस पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देके तो ऑक्सीजन पास जो लोन पेयर था वो रिंग में जा रहा था कंजुगेशन करने के लिए, तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट टोटल में जाएंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एरोमेटिसिटी यहाँ पर लॉस होगी। एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ गए, वापस बॉन्ड बनाया हुआ है, एरोमेटिसिटी रिगेन हुई है। और उसके बाद NaOH का जो OH- है उसने Cl को सब्सटीट्यूट किया है और यहाँ पर 3 OH में अनस्टेबल कंडीशन आई है, उसमें से वाटर रिमूव करने के बाद हमको सैलिसिलिक एसिड मिला है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग समराइज करें तो बात ये होगी कि फिनॉल के साथ जब हम लोग CH-Cl3 NaOH लेते हैं और जब CCl4 NaOH लेते हैं, डाइल्यूट HCl तो लेते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड बनता है और यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। अगर बात करें इनके रिएक्शन इंटरमीडिएट की और जो उनका इलेक्ट्रोफाइल रहा है उसकी, ठीक है। तो इस वाले केस में जब CH-Cl3 लिया था तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो था डाइक्लोरोकार्बन CCl2, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल था CCl3 पॉजिटिव ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर बात करें इंटरमीडिएट की, जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट था, तो इस वाले केस में जो हमारा इंटरमीडिएट बना हुआ था वो कुछ ऐसे था O- और यहाँ पर था CH-Cl2, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो बना हुआ था हमारा पहले स्टेप में इंटरमीडिएट ये रहा CH-Cl2O-, ठीक है, O- CH-Cl2, या फिर इसको हमने ऐसे लिखा था O- Na+CH-Cl2। और अगर इसकी बात करें जब ये वाली रिमोटिव रिएक्शन रहेगी तो इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसे रहेगा, O- CCl3, या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं O- Na+CH3।
CCl3। ये इसकी समरी रहेगी, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ रहेगी कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था और क्या इंटरमीडिएट बना है। इसके बाद हम लोग कुछ PYQ कर सकते हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जून 2022 बोला है द इंटरमीडिएट एक्स इन द रिएक्शन। तो देख सकते हैं ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वस NaOH लिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH लिया हुआ है। तो पहली वाली जो मैकेनिज्म कराई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट पूछा हुआ है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेते तो यहाँ पर CCl3 रहता, जैसा मैंने पीछे बताया। जब आप ये लेते हैं क्लोरोफॉर्म तो बनता है O- CHCl2 इंटरमीडिएट बनता है, या फिर O- Na+ CHCl2 लिख सकते हैं। तो ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। और अगर CCl4 लेते तो यहाँ पर रहता O- Na+ CCl3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म NaOH प्रोडक्ट क्या बनेगा। एम्स 2018 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है रिएक्शन से। तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं या फिर सैलिसल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेंस में 2 बार पूछा गया, 2019 2024। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूएंट एट पैरा पोजिशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, तो फिनॉक्साइड आयन को देखते हैं जरा। अच्छा, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। माना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता है तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा और ये इसको स्टेबलाइज करेगा, इस फिनॉक्साइड आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और अगर यहाँ पर ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेगा तो इस फिनॉक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो देख लेते हैं इफेक्ट्स को। O- पहले पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH3, दूसरे वाले में जुड़ा हुआ है OCH3, तीसरी बार में जोड़ा है COCH3 और चौथे ऑप्शन में जोड़ा है CH2OH। अगर इफेक्ट्स को देखें हम लोग तो ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहा होगा, तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्लस M शो करेगा और आई में से ये माइनस आई शो करेगा। और यहाँ पर देखें तो पाई पाई कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से ये माइनस M और COCH3 की वजह से ये माइनस आई शो करेगा। और यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ माइनस आई शो करेगा, M इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ये तो प्लस आई है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा। और ये प्लस M माइनस आई, प्लस M पावरफुल रहेगा माइनस आई से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा या डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। यहाँ पर माइनस M माइनस आई है, माने कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर माइनस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, तो ज़्यादा स्टेबलाइज ये वाला करेगा। यहाँ पर माइनस M माइनस आई दोनों इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, ये वाला COCH3। अगला क्वेश्चन 2006 AIT, फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस NaOH और ये जो इंटरमीडिएट बनाया हुआ है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द एबव रिएक्शन। CHCl3 लिया हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है डाइक्लोरोकार्बन CCl2, ये वाला। और अगर आप लेते थे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब आप CCl4 लेते हैं तो फिर आपका बनता है ये CCl3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और जब आप CHCl3 लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है इसलिए डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन में बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH गिव्स कंपाउंड P एज अ मेजर प्रोडक्ट, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन P इज। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से कराया हुआ है।
फॉर्म CH Cl3 एक्वस NaOH, तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड बनेगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा हुआ है, ठीक है, करते हैं इसको। यहाँ पर सारे जगह हाइड्रोजन होंगे, एक एक हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अगर इसका फार्मूला देखें हम लोग, केमिकल फार्मूला, तो 6 कार्बन ये हो जाएंगे और 1 कार्बन ये, तो C7। और हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 ऑक्सीजन ये, 1 ये O2। परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है, तो किसी भी चीज़ का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। मैंने जिस कंपाउंड का परसेंटेज निकालना है ऊपर उसको लिखते हैं और नीचे उसका टोटल मास, कंपाउंड का टोटल मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन यहाँ पर 7 है तो 12 × 7 84 हो जाएगा। और इसका टोटल मास देखेंगे तो 84 ये, और 6 हाइड्रोजन तो 90 ये हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन 32 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 122। ये टोटल मास है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने में हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ टोटल एलिमेंट या कंपाउंड बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर कार्बन का जो मास है वो 7 × 12 84, तो 84 अपॉन में 122 मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 100, और ये वाला आ जाएगा 61। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4200 डिवाइड बाई 61, ये 42 लिखा था, 4200 डिवाइड बाई 61, तो ये आ जाएगा 68.8%। ये आपका जवाब आता है 68.8%, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको रीमल्टीमर रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म समझ आई होगी।